रहमानिर्रहीम। ये वाली बातों से हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे, सॉरी, 1 से 2 दिन में हम उसे थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। भाई हम किधर गया बच्चा हमारा? भाई चला गया, बस मेरा ख्याल है मंडे को देंगे इंशाल्लाह ताला। उसको थोड़ा सा 1-2 अपडेशन उसमें कर रहे हैं, इंशाल्लाह मंडे तक देंगे। अच्छा जी, कल हम लोग यहाँ से फिक्स एसेट्स की वर्किंग कैसे करनी है, इस वर्किंग की जरूरत कब पड़ेगी, पहली बात हमें ये समझ आ रही हो। अगर एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल एसेट्स आ गए, फिर हमें वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हम जिस तरह सवाल कर रहे थे पीछे, हम एक गाड़ी की, एक मशीन की, एक प्लांट की गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमें डिसिप्लिन वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जाहिर है अगर एक ही सवाल में बिल्डिंग भी आ गई, प्लांट भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, इक्विपमेंट भी आ गया, तो फिर हमें एक डिसिप्लिन्ड वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने कल ये बात पढ़ी थी कि यार हम स्टेप्स में काम कर रहे होंगे, तो पहला स्टेप 1 क्या था? ठीक है, ओपनिंग WDV से शुरू करेंगे। WDV ऑफ द एसेट सोल्ड, ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट सोल्ड, ठीक है ना, ये माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारे पास वो एसेट्स आ जाएंगे जो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक चले। इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। ये एक वर्किंग हो गई। फिर हम एडिशन लेंगे, उसमें देखेंगे अगर कोई एलिजिबल एसेट है तो उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस ले लेंगे, फिर ये माइनस करके फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ऐसे 3 स्टेप में हमारे पास 3 तरह की डेप्रिसिएशन आ रही होगी। एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पर जो ओपनिंग से क्लोजिंग तक हमारे साथ चले, एक इनिशियल डेप्रिसिएशन एलिजिबल एसेट्स के ऊपर, और एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, ठीक है ना। इसके ऊपर उसूल लग रहा होगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज वाला उसूल लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल वाला उसूल। तो ये सारे उसूल बाय डिफॉल्ट लग गए हैं, जितनी पॉलिसीज हमने पढ़ी हैं सारे लग गए। देखें जनाब हुआ क्या, लाइक ये हमारे पास एक सवाल आ गया कि टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020, 3 तरह के एसेट्स हैं जनाब, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, और फर्नीचर है। ओपनिंग WDV 50 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन। जब भी एग्जामिनर हमें ओपनिंग WDV देगा तो हमेशा इसका मतलब है, वैसे तो बता देगा, लेकिन हमेशा इसका मतलब है कि ये टैक्स वाली WDV है। लेकिन अगर वो 2 कॉलम बना के हमें कंफ्यूज करने के लिए बताए कि अकाउंटिंग की WDV ये थी, टैक्स की ये थी, तो हमें अच्छी तरह पता है हम इस वक्त टैक्स की WDV की बातें कर रहे हैं। ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट्स सोल्ड, ठीक है। यहां अभी डायरेक्ट गिवन है, बाद दफा एग्जामिनर इसे इनडायरेक्ट बताएगा। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? बताएगा ये एसेट हमने इतने का खरीदा था फलां साल में, इस साल बेच दिया है, तो वर्किंग करते हुए आ जाएंगे। ये ओपनिंग WDV हमें खुद पता चल जाएगी। हम जितनी एग्जांपल अभी तक हमने डाली है उसके अंदर हम ये खुद कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। परचेजेस एग्जामिनर ही बताएगा। सेल वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, इसका मतलब है ये WDV थी, इतने का एसेट सेल हुआ, ये WDV थी, इतने का एसेट सेल हुआ, ये, इसका मतलब है यहां से गेन और लॉस कैलकुलेट हो रहा होगा हमारा। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड वाज 16 मिलियन, कैलकुलेट टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड गेन ऑन डिस्पोजल। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब क्या करना है हमने? पहली बात, सबसे पहले गेज करना है सवाल कौन सी कैटेगरी का आया। क्या ये कंपनी पहले से चल रही है कि इस साल बनी है? पहले से चल रही है। ओपनिंग WDV, तो हमें पता चला 3 स्टेप आ रहे होंगे। तो बनाइए जनाब, निकालें वर्किंग, शाबाश, कॉपी निकाल लें। करें जनाब, शुरू करें। ओपनिंग WDV फीड करें। वालेकुम सलाम, किधर भाई? आप आ जाओ जरा, 11:30 बजे मेरे पास। हाँ कहीं आ जाओ ना, मैं बाहर आ जाऊँगा 11:30 बजे में, क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं
इधर आ जाओ, सर्वे पे आ जाओ। हाँ जी। अच्छा जी, ओपनिंग WDV कितनी आ रही है जी? बिल्डिंग की कितनी है? ओपनिंग 50 मिलियन और प्लांट एंड मशीनरी 4 मिलियन और फर्नीचर 2 मिलियन। स्टेप नंबर 1, WDV ऑफ द एसेट सोल्ड। WDV सोल्ड। बिल्डिंग सेल की है कोई हमने? कितनी WDV है? ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट सोल्ड 10 मिलियन। ये माइनस करना है हमने। और प्लांट एंड मशीनरी में 8 लाख और 2 लाख। अब यहां हमने ऐसे लाइन भी लगा देनी है एग्जाम में, ठीक है ना? लाइन लगाने का पता है हमें, मतलब अकाउंटेंट को पता है कि इसका मतलब होता है यार यहां तक का मैंने एडिशन डिलीशन का आंसर ले लिया, ठीक है ना? तो जनाब ये क्या आ गया? 40 मिलियन आ गया और ये आ गया 3.2 मिलियन आ गया और ये आ गया 1.8 मिलियन। अब इसके ऊपर रेट लगाया जी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जाहिर है इसके ऊपर 10% का रेट लग रहा है, इसके ऊपर 15% का रेट लग रहा है, इसके ऊपर भी 15% का रेट लग रहा है। कितना आ गया जी? 4 मिलियन, 4,80,000, 2 लाख। अच्छा, एक कॉलम हम यहाँ यूज कर रहे होंगे टोटल का, उस टोटल का, ठीक है ना? सारे टोटल नहीं लगाने, इन 3 का टोटल हमने यहाँ लगा दिया। अच्छा, अगर पेज कम होगा तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? जैसे पेज एग्जाम में हमें लग रहा है कि एक एसेट और आ जाता तो हम इसको डिलीट कर देंगे। हमें जहन में एक बात याद रखनी है कि जब हमने फिगर उठा के ले जानी है तो कुछ फिगर्स का टोटल जाना है, तो फिर हम वहां टोटल उठा लेंगे, ठीक है ना? या आप यहां ऐसे कह दें, यहां नंबर 1 लिख दें ताकि बाद में हम एग्जामिनर को बताएं कि 1 + 2 + 3, जैसे मैंने यहां आपको इंप्रेशन दिया था ना, ये इसी चीज का इंप्रेशन दिया था कि पता चल जाए ये टोटल क्या क्या आया है। तो 1 + 2 + 3 का एक ओवरऑल टोटल चाहिए होगा ना, जो अकाउंट्स में लेके जाना है हमने। नहीं, नंबर बल्कि ज्यादा मिलेंगे, तो हमारी वर्किंग है ना, उसने तो कुछ नहीं मांगा हुआ, उसने तो मांगा हुआ बताओ इस कंपनी ने टैक्स कितना पे करना है। उस टैक्स तक पहुंचने का जो तरीका है, जो वे आउट है, हम तो उससे चल रहे हैं ना। हमें पता है बाद में इसका टोटल चाहिए होगा हमें। नहीं, ये वो मुराद नहीं है। वर्किंग तो आपने किसी भी तरह करनी है ना, वर्किंग तो हमने अपने वर्किंग शेड्यूल के मुताबिक देखने है कि यार मेरे ख्याल में मैं ये काम ऐसे कर सकता हूं। अच्छा जी, फिलहाल हमने टोटल लगाया या नहीं लगाया, आगे चलते हैं। एडिशन, असल में इतने काम को हम स्टेप 1 बोल रहे हैं ना। अब आ गया एडिशन। बिल्डिंग खरीदी है हमने? नहीं खरीदी है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है हमने 1 मिलियन का। फर्नीचर खरीदा है हमने 5 लाख रुपए का। अब कोई और इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है क्वालिफाई करता है फॉर इनिशियल अलाउंस, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सेकंड हैंड है, ठीक है ना? कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सेकंड हैंड है। अच्छा जी, अजम्पशन लिख देंगे। इनिशियल अलाउंस, इनिशियल अलाउंस इधर तो है ही नहीं। कितना जी? 2,50,000 और ये एलिजिबल नहीं है, ये तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनिशियल अलाउंस तो मिलता है ओनली फॉर एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। इसके ऊपर हमने यहाँ 2 लिख दिया है, दूसरी डेप्रिसिएशन आ गई है, फिर लाइन लगा दिया WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये 4 मिलियन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं आया, और ये क्या रह गया? 7,50,000 और ये 5 लाख वापस आ गया।
क्लियर होगी बात? अब आगे जी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इस पे कोई नहीं है, 1,12,500 और ये 75,000। अब हमने लगाया जी टोटल डेप्रिसिएशन 1 + 2 + 3। अब हमें ये याद हो कि यार हमने क्या उठाना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और प्लस दिस प्लस दिस। इस वाले एरर के चांस से बचने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक टोटल का कॉलम ऐड करें ताकि इसका टोटल यहां लगा लें, इसका टोटल यहां आ जाएगा, इनका टोटल यहां आ जाएगा, तो ये आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त ये गलती का चांस है, आपने ये माइनस किया, आपने कहा सर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस कर दिया, एक चांस ऑफ एरर है एग्जाम में। नहीं, माइनस तो इसलिए किया कि इसमें से ये माइनस हो रहा था, लेकिन ये भी डेप्रिसिएशन अलाउड, ये भी 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 अलाउड। ये बात फॉलो कर रहे हैं? अब अगर हम मेंटली थोड़े से स्ट्रांग हैं तो कोई जरूरत नहीं है, यहां टोटल लगा लेंगे इकट्ठा ही। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं सर मैं तो कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो फिर इधर टोटल निकाल लेते हैं इन तीनों का, तो यहां एक टोटल आ गया हमारे पास। क्या आगे जी फिगर? 51,87,500। ठीक हो गई बात जी? ये क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड, ठीक है ना। अब इसी सवाल में हमें गिवन होगा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो हम डिसलॉग करते हैं, ठीक है ना। एक फैक्ट और यहां गिवन है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड वाज 16 मिलियन। एक स्पेशल प्रोविजन भी अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, होने को तभी ये सवाल पूरा नहीं है ना, अभी तो हम सिर्फ आपको बनाना सिखा रहे हैं। होने को तो सेल वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड नहीं, अच्छा सबकी गिवन है, ये तो हम कर सकते हैं। अभी तो हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन निकाली है ना, एक काम और भी तो करना है, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये बात समझ आ रही है? अब जरा मैं ये इधर से कैलकुलेशन शुरू करने लगा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए बातें। हमने एक एसेट 2.5 लाख का बेचा है, फर्नीचर, जिसकी WDV कितनी थी? 2 लाख की। जिसकी WDV कितनी थी? तो क्या राइज हुआ? गेन ऑन डिस्पोजल। ये गेन भी आएगा, गेन क्या बनेगा? इनकम बनेगा। इसका मतलब एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा एक किस्म का। फिर आइए जरा प्लांट एंड मशीनरी की तरफ। 8 लाख की हमने एसेट WDV थी और 7 लाख का बेचा है, लॉस ऑन डिस्पोजल, दिस विल बी एक्सपेंस आउट। अब आए हम प्लांट एंड मशीनरी की, उसकी बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग हमने बेची है 30 मिलियन की, थी 10 मिलियन की। वाई? किसी की कॉस्ट नहीं गिवन, बिल्डिंग की कॉस्ट क्यों गिवन है? क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट थी ना, इसका WDV और सेल प्रोसीड से गेन नहीं निकलना था। बात समझ आ रही है? नॉर्मल गेन और लॉस कैसे निकलता है? WDV वर्सेस सेल। इसीलिए देखें, ये WDV थी, ये सेल थी, पता चल गया 50,000 का गेन। ये WDV, ये सेल। अब इधर देखें, ये WDV, ये सेल, तो 20 मिलियन का गेन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है स्पेशल प्रोविजन के जब इमूवेबल एसेट को सेल करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं? कॉस्ट को सेल प्रोसीड कंसीडर करते हैं। सेल कितने की हुई है बिल्डिंग? 30 मिलियन। ठीक है ना। हमने कॉस्ट क्या अज्यूम की? 30 मिलियन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे पता चल रही है? इन दो के डिफरेंस से पता चल रही है। WDV में और कॉस्ट में क्या फर्क है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही फर्क है ना। इसका मतलब है 6 मिलियन।
सो 6 million इज accumulated depreciation. ये वाली बात देख लें, being a accountant आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो what is the WDV? 24 million. What will be the gain? और यही हमने पढ़ा था कि यार ये ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें गेन हमेशा किसके बराबर आएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउड। और लॉ ने क्या किया है? लॉ ने आपको गेन एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन उसने कहा लेकिन भाई जब हमने इनकम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर एक्सपेंस थोड़े अलाउ करना था, तो जो ऑलरेडी अलाउड एक्सपेंस था वो डिसअलाउ कर दिया। जो ऑलरेडी अलाउड एक्सपेंस था वो डिसअलाउ कर दिया। क्लियर है ये बात सबको? इसका मतलब है इन सारों ने भी ऐड होना ना। यहां पर हमारा एक एक्सपेंस आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 51,87,500 का। फिर आ गया जी गेन ऑन डिस्पोजल, कितना? 50,000 विल बी एडिड कि माइनस? एडिड टू द इनकम, अगर इनकम में चल रहे होंगे तो, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर क्या होगा? लॉस कितने का? 1 लाख का। ये क्या हो रहा होगा? एक्सपेंस बन जाएगा। और क्या होगा? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग 6 million, ये भी ऐड हो रहा होगा, ठीक है ना। अब ये ऐड और देखेंगे कि इनकम के एतबार से बात हम करें ना, प्रॉफिट के एतबार से करें, ऊपर से प्रॉफिट की फिगर आ रही है, तो फिर ये डेप्रिसिएशन क्या हो रही होगी? ये माइनस होती नजर आ रही होगी ना हमें, ठीक है ना। ऊपर से प्रॉफिट आ रहा था ना, प्रॉफिट में से ये माइनस हुई, गेन ऐड हुआ, लॉस माइनस हुआ, और ये गेन ऐड हुआ। एक काम और हो रहा होगा, इन सारी बातों के अकाउंटिंग इफेक्ट्स भी तो होंगे ना। अब जरा रियल सवाल के करीब पहुंचे, मेंटली करीब पहुंचे। अब यही हम ऐड कर सकते हैं ना इसके नीचे। मैं कहूं जनाब अकाउंटिंग में क्या हुआ था? वो कहता है जी अकाउंटिंग में यहां गेन आया था 1,20,000, तो अकाउंटिंग गेन डिसअलाउ करना था, टैक्स गेन लेकर आना था। फिर यहां एक अकाउंटिंग का इंपैक्ट आया होगा, वो डिसअलाउ करना था, वो लेकर आना था। अच्छा ये यहां हमें नजर, यहां भी यही आ रहा होगा। अच्छा अकाउंटिंग के तो हमें कॉस्ट गिवन है, WDV भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी जो अकाउंटिंग इफेक्ट हैं वो भी तो आ रहे हैं ना इस सारों के। ये वाली बात कभी हम पीछे जहां डेप्रिसिएशन का जिक्र आ रहा था वहां पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी डिसअलाउड, टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। फिर हमने कहा जी अकाउंटिंग गेन और लॉस विल बी डिसअलाउड, टैक्स गेन और लॉस विल बी अलाउड। अगर तो बड़ा सवाल है ना, अब ये बड़ा अच्छा सवाल इस बच्चे ने पूछा, जरा इसको सुन लें। मैं देखता हूँ यहाँ आगे सवाल आ गया। अच्छा ये तो मैंने वर्किंग करके दिखा दिया आपको। चलो एक बड़ा सवाल चल रहा है, अभी हम इंशाल्लाह कल और परसों में वही कर रहे होंगे। एक बड़ा सवाल आ गया, 18 नंबर का सवाल आ गया, और उसमें सारा कुछ आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं आप ये वर्किंग करते, आप डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट से आपने उठाया कि यार गेन कितना आना है, इक्वल टू डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन एक 5 नंबर का स्पेशली डिजाइंड सवाल आया है जिसमें पूछना ही ये चाह रहा है, उसमें एग्जामिनर आपका एक कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आप इसको चेंज करते हो कि इसको चेंज करते हो। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, मेरी ये बात फॉलो करके। अगर उसने स्पेशल प्रोविजन का छोटा सवाल बनाया 5 नंबर वाला, स्पेशल प्रोविजन के कितने सवाल बन सकते हैं? 4, पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। अगर तो ये 5 नंबर का सेपरेट सवाल आ रहा है फिर तो वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि चेक ही ये करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रोविजन 18 नंबर वाले 12 नंबर वाले सवाल के दरमियान में एक एडजस्टमेंट के तौर पे आई है, फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर तो हमने टेक्स तक पहुंचना है, अलाउ डिसअलाउ करना है। वो आपको समझ आ गई कि यार यहां से क्या बात बन रही है, वही कर लेंगे डायरेक्टली। क्लियर होगी बात जी?
अब आते हैं, अगरचे हमने पहले थोड़ा सा इसको किया था, आज हम यहाँ असल में पहुंचकर हम कह रहे होते हैं कि यार अब हमारा नॉलेज एक जगह पार्क हो रहा है और अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पहुंच गए ना, फिर हम आपको बता रहे होते हैं कि यार अच्छा सवाल ने शुरू कैसे होना था। अब जब हम कल आएंगे तो इंशाल्लाह सवाल शुरू कर रहे होंगे। कोई भी सवाल शुरू हो रहा होगा तो कहां से शुरू हो रहा होगा? प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। अब ये बात मैंने आपको पहले समझा दी कि ये दो प्रॉफिट हो सकते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी और 99% प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही हम शुरू कर रहे होंगे। और अगर आफ्टर से कर रहे होंगे तो फिर टैक्स वाली ट्रांजैक्शन को डिसअलाउ कर देंगे, सेक्शन 21 का जो पहला ही पॉइंट था कि टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंस, इसको डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आपने शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से किया है तो उसमें तो पहले ही डिसअलाउ हुआ है। अब एक लिखेंगे ऐड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनका रिवर्सल डलना है, लाइक अकाउंटिंग, लाइक लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्सेस, लाइक टैक्स पेड, लाइक फाइन एंड पेनल्टी, एक्सपेंसेस ऑन विच टैक्स इज नॉट, ये अब वो सेक्शन 21 से आ रही है सारी चीजें। जाहिर है वही चीजें आएंगी जो उसने पॉइंट बनाए होंगे। नॉर्मली एक चीज एक पॉइंट पे लिखने का, हमारे वाले टाइम पे जरा सवाल का एक तरीका ये होता था मल्टीपल पॉइंट को ना आपस में मर्ज करके भी एडजस्टमेंट बनानी होती थी। लेकिन फिर एसीसी आ गया, फिर गोरे का एग्जामिनेशन सिस्टम आ गया, उसने दिखाया कि यार ऐसे थोड़े पेपर बनता है। अगरचे बात बड़ी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ टैक्स का जैसा पेपर बनता था ना वो बड़ा एक अजीबोगरीब पहेलियों के स्टाइल में पेपर बनता होता था जब हम सीए कर रहे थे। फिर एसीसीए पाकिस्तान में आ गया, सीए में बच्चे बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए, सारे बच्चे एसीसीए कर रहे होते थे। तो एसीसीए का एक मिजाज था, उन्होंने क्या किया, जिस मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी उनके पेपर देने वालों की, वो लॉज के पेपर उस कंट्री का भी लेना शुरू हो गए। तो उन्होंने ना पाकिस्तानी टैक्स का पेपर लॉन्च कर दिया। आज भी जितनी भी, अब मैं नाम नहीं लेता, जितनी भी टैक्स की किताबें हैं ना, जो थोड़ी सी मशहूर किताबें हैं, वो सब वही पास्ट पेपर पर बेस बना के हुई हुई हैं। यहाँ से पता चला कि अच्छा बंदे वही होते हैं, काम लेने वाले का फर्क होता है। यानी जब टैक्स का पेपर, पाकिस्तानी टैक्स का पेपर बना तो हमारा बंदा ही रहा था, यानी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना रहा था। लेकिन उसने गोरे ने अपने स्टाइल में उससे जब पेपर बनवाया तो पता चला ओहो पेपर तो ऐसे बनना था, टैक्स तो ऐसे पूछते हैं। उसके इफेक्ट्स फिर हमारे इंस्टीट्यूट पे भी आना शुरू हुए, हमारे पेपर की क्वालिटी भी बेहतर हो गई, इंप्रूव हो गई। तो आज अब ऐसे नहीं होता कि आपने, अच्छा हमारे वाले टाइम में क्या था, एक पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 2 में है, एक एडजस्टमेंट नंबर 9 में है और इन्होंने आपस में मर्ज होकर एडजस्टमेंट डलनी है। लेकिन अब ऐसे नहीं होता, आपने एडजस्टमेंट 1 पढ़ी उसके इफेक्ट पोस्ट कर लें, एडजस्टमेंट 2 पढ़ी उसके इफेक्ट पोस्ट कर लें, 3 पढ़ी, यानी सारे इफेक्ट नॉर्मली एक जगह पर बता दिए जाते हैं जिससे बच्चा आराम से स्मूथली काम कर सकता है। तो अब एक सादा सा सवाल आ रहा होगा जिसके अंदर कोई एक ऊपर प्रॉफिट लिखा होगा, नीचे जैसे अकाउंटिंग का फाइनल का सवाल आता है ना, वैसे ही सवाल चल रहा होगा। एक जगह पर ही अवेलेबल है। डिपॉजिट कैलकुलेट हो रहा था, उसका एक पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ था और फिर जो दूसरा उसका पॉइंट था पहले टेनेंट जा चुका है वो आखिरी में था। हाँ ये पुराने पास पेपर के सवाल है ना, और वो उसका जो बाद में एडजस्टमेंट पास करने की फॉर्मेट डिपॉजिट की नहीं आ भी सकते हैं, अभी नहीं हम ना वो ये आई कैप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी आई कैप ने सब कुछ थोड़े सीख लिया है, अभी भी वो लिखता है नोटिस के ऊपर विद इमीडिएट इफेक्ट, अनफॉर्चुनेटली विद इमीडिएट इफेक्ट। नहीं, दुनिया में कोई तब्दीली विद इमीडिएट इफेक्ट नहीं आती। एसीसीए को कोई तब्दीली करनी हो, कहता है भाई ये हमने चेंजेस कर दी हैं, 5 साल के बाद जो लोग आएंगे वो इसके मुताबिक विद इफेक्टिव फ्रॉम 2030 से ऐसे होगा। भाई हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा होता है विद इमीडिएट इफेक्ट, तो सारा कुछ थोड़े लिख लिया हमने इसलिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना उसके लिए। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर कुछ चीज़ें हमने लेस करनी है, यानी कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है ना जो सिर्फ जिसका एक इफेक्ट आया है, कुछ है जिसका डबल इफेक्ट आया है। जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हुई तो टैक्स डेप्रिसिएशन जो है उसकी जगह पर अलाउ हो रही होगी। अकाउंटिंग गेन या लॉस की एडजस्टमेंट डली तो उसका रिवर्सल आपको दूसरी जगह नजर आ रहा होगा। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंच गए, टैक्सेबल प्रॉफिट पर पहुंच गए और यहां से हमने टैक्स कैलकुलेट किया।
ठीक है ना। अच्छा जी जी असल में इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये था कि जो अलाउबिलिटी का क्राइटेरिया है ना, कि ये चीज अलाउ है कि नहीं है, ठीक है ना, वो क्राइटेरिया पूरे इनकम टैक्स में एक जगह डिस्कस हो रहा है, सेक्शन 21 में, ठीक है ना। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का जिक्र कहाँ आ रहा है, सेक्शन 21 में आ रहा है ना। वो कह रहे हैं अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया हम बना रहे हैं कि यार ये चीजें उस एक्सपेंस में अलाउ नहीं है, जैसे फाइन है, इसका मतलब है अगर प्रॉपर्टी इनकम में कहीं फाइन हो गया तो वो भी अलाउ नहीं होगा। अगरचे ये लफ्ज की जरूरत नहीं है, उसमें एक फर्क है। एक बुनियादी फर्क समझें पहले आप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वैसे ये वाली बात ना जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी कुछ एक्सपेंसेस अलाउ थे और इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी अलाउड है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? यहां अलाउ कहां हो रहे हैं? सेक्शन 20 में हो रहे हैं। उसने कहा था जी हर एक्सपेंस अलाउ है विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, लिस्ट कोई नहीं गिवन। और अगर आप याद करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जब हम कह रहे थे, हमने कहा था ये क्या है, कंक्लूसिव लिस्ट है, नेमली लिखा हुआ था वहां पर। इसका मतलब है सिर्फ यही खर्चे अलाउड है, इसके अलावा कोई आप कहेंगे नहीं यार मेरा बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेंस है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर है। उसने कहा हाँ यार उसकी एक छोटी सी जगह निकालते हैं, वो 4% वाली जगह। पहला मेन फर्क तो ये है। दूसरा फर्क आ गया कि अगर कोई एक्सपेंस किसी वजह से यहां अलाउ डिसअलाउ हो रहा है तो फिर उधर भी डिसअलाउ हो जाएगा। मसलन अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जिस पर टैक्स कटना चाहिए था और आपने टैक्स नहीं काटा तो प्रॉपर्टी इनकम में भी डिसअलाउ हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? इसका ये मतलब है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे, वहां भी यही बात लिखी होगी, वहां भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी ऐसा ही हेड है, वहां सब कुछ अलाउड है। वो कहता है हर एक्सपेंस अलाउड है बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट के साथ। अब अगर बिजनेस में लिखा हुआ है कि यार अभी जैसे हम कल आएंगे तो ये बैड डेट्स की थोड़ी सी बातें करनी है। अब बैड डेट के ऊपर भी एक प्रॉब्लम है। अकाउंटेंट क्या करता है, प्रोविजंस अलाउ करता है। आप पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टॉपिक पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहां सीखते हैं कि कैसे निकाल। वो कहते हैं यार प्रोविजनिंग को तो हम मानते ही है ना, ये बताओ एक्चुअल बैड डेट कितने हो। एक्चुअल बैड डेट अलाउ करेंगे तो यहां भी अकाउंटिंग की तरह से इसका मतलब है बैड डेट एक्सपेंस एज पर अकाउंट जो भी आ रहे होंगे वो हमेशा डिसअलाउ होंगे, और फिर हम टैक्स के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन करके आएंगे तो वो अलाउ होंगे। ठीक है ना? ये अभी बैड डेट के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करनी है, लेकिन फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह अभी और बातें करने से पहले एक हमने ट्रेडिंग लायबिलिटी वहां पड़ी हुई है बड़ी, ये वही स्लाइड्स आपको दोबारा नजर आ रही हैं तकरीबन जो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ कर आए। ठीक है ना? फिर हम आएंगे कल, जब आएंगे तो सबसे पहला काम हमने करना है कुछ सवालों को सॉल्व करना शुरू करना है, बड़े सवाल जहां पर हम इन चीजों को पहले पार्क कर लें ताकि हमें समझ आए कि यार एक बड़ा सवाल सॉल्व कैसे होना है। फिर यहां से आगे चलेंगे। अभी हम तकरीबन 2 दिन जो है वो पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि जितना कुछ हमने आज तक पढ़ लिया है ये एक जगह पार्क हो जाए और फिर हम इससे आगे चल सकें। जी अभी तक तो ऐसे ही है कि कल ऑन होगा, जाहिर है अगर कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गया तो फिर हम उसी को फॉलो कर रहे होंगे। असल में उस नोटिफिकेशन में उसूली तौर पे तो वो जनवरी तक आया हुआ है ना, लेकिन आप अकाउंटेंट हैं लेकिन अभी अकाउंटेंट के मिजाज में नहीं आए हैं। अकाउंटेंट हमेशा सब्सटेंस ओवर फॉर्म को मानता है। ठीक है ना? उस नोटिफिकेशन की सब्सटेंस क्या थी कि अगर स्मोक हो रही है तो हम छुट्टियां मिल रही है ना। अब अगर स्मोक 5 मिनट की बारिश हमारे साथ धोखा कर गई है तो अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो मौसम अगर ठीक है तो जाहिर है आज गवर्नमेंट क्या कहेगी, कल स्कूल कॉलेज क्यों ना खोलें। वो तो फिर ऐसे इंप्रेशन आएगा ना कि जैसे कोई तालीम दुश्मन लोग बैठ गए। ठीक है ना भाई? स्कूल के खुलने से तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, क्रिएट तो स्मोक की वजह से हो रही है। तो आप दिल छोटा ना करें, ये स्मोक हमेशा के लिए खत्म नहीं, अगले हफ्ते तक फिर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है ना? इसलिए टेंशन नहीं लेनी और कल पढ़ने आ जाना है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला।